हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से लेक्चर में। आरंभ 4.0 बैच के अंदर जो हमारा क्लास 12 का आयनिक इक्विलिब्रिया चल रहा है वो एकदम अंतिम पड़ाव पर आ गया। हार्डली 2 लेक्चर के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज क्या करने वाले, आज हम करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसका नाम है भाई किस तरह से हाइड्रोलिसिस को हम देखते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि सर हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट करते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है कौन एसिडिक है कौन बेसिक है, किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। आज के लेक्चर के बाद आपको ये कंसेप्ट एकदम दिमाग की नसों में उतर जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कैसे पहचानते हैं, कौन कौन से लोग होते हैं जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं। चैप्टर का नाम आयनिक इक्विलिब्रिया, मजा आने वाला है। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है, अगर आपको कंसेप्ट समझना है तो आपको समझना पड़ेगा यार इस चैप्टर में हम स्ट्रॉन्ग एसिड किसको किसको लेते हैं। ऐसे तो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते होंगे, लेकिन हम अभी सिलेबस के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करेंगे। HCl, HNO3, H2SO4 जो फ्रिक्वेंटली इस चैप्टर में यूज होते हैं। फिर स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस में KOH है, NaOH है, CaOH ट्वाइस है। वीक बेस की बात करूंगा मैं, या वीक एसिड की बात करूंगा पहले। जो वीक एसिड हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो HF, HCN, H2CO3 और जो सबसे फेमस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट CH3COOH। और वीक बेस की बात करेंगे तो NH4OH, CuOH ट्वाइस। इस तरह से हम क्या करेंगे, इतना आपको आना चाहिए, बिकॉज ये कॉम्बिनेशन जब तक नहीं आएगा तब तक आप हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। अब एक बेसिक चीज बता रहा हूं, जब कभी भी कोई भी सॉल्ट बोलेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको बोला अ सॉल्ट मेड अप ऑफ, ध्यान से सुनना जरा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मैं लेने वाला हूं तो एग्जैक्टली उनको डील कैसे करते हैं वो समझना पड़ेगा। सॉल्ट मेड अप ऑफ या सॉल्ट फॉर्म्ड बाय, अब क्वेश्चन आ गया स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। सर इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है। तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने HCl ले लिया फॉर एग्जांपल, और वीक बेस मैंने ले लिया, अगर मैं यहां से वीक बेस पकड़ूं तो कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया NH4OH। तो इन दोनों के मिक्सचर से जो सॉल्ट बनेगा वो बन जाएगा NH4Cl। तो ये मेरा कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन क्या सिर्फ यही कॉम्बिनेशन होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आप स्ट्रॉन्ग एसिड में H2SO4 भी ले सकते थे, आपके मन की मर्जी। वीक बेस में आप CuOH ट्वाइस भी ले सकते थे, और इन दोनों के मिक्सचर से CuSO4 भी बन सकता था। मतलब आपको एक चीज समझ में आ गई कि सर कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। तो एग्जाम में अगर पूछा गया तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना के आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे तो जो एग्जाम कॉम्बिनेशन दिया रहेगा वो आपको समझ में आएगा। जरूरी नहीं कि वही लेना है। अगर आप वो लेते भी हो कि सर ये जो बुक का एग्जाम्पल है वही लूँ क्या, हाँ ले सकते हो, लेकिन कॉम्बिनेशन इसी को फॉलो करके बना होगा अगर आप चेक करेंगे तो। ये समझ में आ गया। अब जरा चलते हैं, ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड लिखा है ना बच्चा, वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं। वीक स्ट्रॉन्ग वाले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और वीक एसिड वाले वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक बेस वाले वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये भी समझ के रखना कि ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोलाइट के टर्म में भी समझना है। अब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंसेप्ट होता है ना, वो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाता है, पूरा का पूरा टूट जाता है। ये समझ के रखो पहले। तो स्ट्रॉन्ग वाले पूरा का पूरा टूट जाते हैं। जब वो पूरा का पूरा टूट जाएंगे तो जो स्ट्रॉन्ग चीजें होती हैं, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, जब भी वो सोल्यूशन के अंदर बनेगा तो वो वापस से टूट के अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। इसीलिए हम ऐसा मानते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आगे जाके बनाएगा वो सही मायने में पानी से रिएक्शन नहीं करेगा। खतरनाक कंसेप्ट है। बहुत से लोग बोले सर ये क्या बोल रहे हो आप, एक बार बोल रहे हो कि वो पानी से रिएक्शन करके टूट जाएगा, फिर बोलते हैं पानी से रिएक्शन नहीं करेगा। चलो जरा समझाने की कोशिश करता हूं क्योंकि उसी के ऊपर पूरा आंसर टिका हुआ है। जैसे मैंने बोला आपको कि मेरे पास NH4Cl एक सॉल्ट है, ध्यान से देखना जरा। अब ये पानी में टूटेगा तो ये दो चीज बनाएगा, NH4 और Cl-, और ये दोनों ही बंदे पानी से रिएक्शन करने के लिए हम इसको आगे भेजते हैं। तो जब इन दोनों को मैं आगे भेजूंगा तो देखो ये पानी से जब रिएक्शन करेगा, जब NH4 प्लस पानी से रिएक्शन करेगा तब बच्चा ये बनाएगा NH4OH,
जो कि अपने आप में वीक बेस है, मतलब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो बनता है और पीछे टूटता नहीं है, रिटर्न नहीं आता है। तो इसका मतलब कि NH4 पानी से रिएक्शन करेगा और एक नया प्रोडक्ट बनाएगा। एग्री कर रहे हो? अब जरा देखना कंसेप्ट क्या बता रहा हूं। जो Cl- वाला बंदा है, जब ये पानी से रिएक्शन करेगा तो ये HCl बना देगा इस तरह से। लेकिन ये HCl जो होता है बच्चा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और स्ट्रॉन्ग वाले उसी पानी के अंदर, उसी सॉल्यूशन के अंदर जो पानी मौजूद है उससे वापस से रिएक्शन करेंगे और वापस क्या बन जाएगा बच्चा, Cl- बन जाएगा। इस तरह से वापस क्या बन जाएंगे, Cl- बन जाएंगे। इसका मतलब कि सर Cl- जहां से शुरू हुआ था वापस वहीं पर आ गया, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, Cl- इसका मतलब पानी से रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि जब जब वो रिएक्शन करेगा HCl बनाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फिर पानी के प्रेजेंस में वापस Cl- बन जाएगा। तो इसका मतलब कि Cl स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो पानी से रिएक्शन नहीं करेगा। कंसेप्ट याद आ रहा है एकदम अच्छे से, समझ में आ रहा है कि एक चीज, बस इसी कंसेप्ट को यूज करके हमको क्या करना है बच्चा, आंसर को लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन आपको ले लेते, हम पढ़ने जा रहे हैं कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट क्या होता है। अगर हमको बोला गया कि सर डिफाइन करो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट क्या होता है, देखो यहाँ पर अभी आपने क्या देखा, अगर आप ऑब्जर्व किए होंगे तो आपने देखा होगा कि सर एक सॉल्ट को जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, जरा चेक करो। अमोनियम को जब पानी से मिलाया तो एक बेस बन गया, इसको जब पानी से मिलाया तो एक एसिड बन रहा है। हालांकि एसिड रिटर्न हो जा रहा है अलग बात है, बट एसिड या बेस बन रहा है। कभी कभी ऐसा होगा कि दोनों एसिड बेस स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो वो न्यूट्रलिटी दिखा देगा। मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट क्या होता है कि सॉल्ट का केटायन और एनायन, सॉल्ट का केटायन ये है और एनायन ये है, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट इसी को बोलते हैं कि सॉल्ट का केटायन या एनायन पानी से रिएक्शन करके या तो एसिडिटी बनाएगा या तो बेसिसिटी मतलब अल्कनिटी बनाएगा या सम टाइम इवन न्यूट्रलिटी दिखाएगा, या दोनों भी दिखाते हैं। ये चीजें को हम बोलते हैं कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो आपका प्यारा सा आंसर शुरू होगा बच्चा यहाँ पर, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट इज डिफाइंड एज द रिएक्शन इन विच केटायंस और एनायंस और बोथ द आयंस ऑफ अ सॉल्ट react with ions of water to produce acidity और alkalinity मतलब basicity और sometime even neutrality, ये दिखाने वाला है। बोलो समझ में आया, क्लियर है एकदम। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट में जो पहला सॉल्ट में ले रहा हूं वो ले रहा हूं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। कुछ बच्चे बोलेंगे अरे सर यही तो एग्जांपल कराया आपने। मैं एक सिखा रहा हूं, आप कोई भी कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं एक सिखा रहा हूं, आप कोई भी कर सकते हैं। अब यहां पर एग्जांपल में क्या लिया जरा चेक करो। यहाँ के एग्जाम्पल में लिया है CuSO4। मेरे ख्याल से आप CuSO4 के पे NH4Cl भी ले सकते हैं। लॉजिक समझ में आ गया होगा कहाँ से बना है, तो क्या बोलेंगे, CuSO4 इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 एंड वीक बेस CuOH ट्वाइस। कैसे बना समझ में आ गया। जब इसको डिजोल्व करते हो तो क्या होगा बच्चा, पूरा का पूरा टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, CuSO4 Cu2+ और SO4 2- में टूटेगा। अब इसमें से जो SO4- है वो रिएक्शन नहीं करेगा पानी से, क्यों, क्योंकि SO4 2- जब भी पानी से रिएक्शन करेगा तो ये भाई साहब H और SO4 मिलके H2SO4 बनाएंगे, जो कि अपने आप में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पानी के साथ में रिएक्शन करके वापस SO4 ही बनाएगा, इसीलिए ये पानी से रिएक्शन नहीं करता है। तो यहां पर वो लाइन का मतलब जो बहुत से लोगों को नहीं समझ में आती, अब समझ में आएगी कि SO4 2- आयन ऑफ अ सॉल्ट हैव नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर। पानी से रिएक्शन करने की कैपेसिटी नहीं होती, क्यों, बिकॉज द पॉसिबल प्रोडक्ट जो बनेगा वो H2SO4 बनेगा, एंड ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसीलिए वो पानी से रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि रिटर्न आ जाता है। जबकि Cu2+ पानी से रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा, CuOH ट्वाइस बनेगा। अब इस प्रोसेस में जो रिएक्शन करता है उसको जरा ध्यान से देखना कि अगर मेरे पास Cu2+ है और मैंने ऐसे रख दिया, आप बोलेंगे सर CuOH पानी से रिएक्शन करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर बन गया CuOH ट्वाइस इस तरह से। और आप बोलेंगे सर H+ आपका बाहर चला गया। H+ को ना एसिड समझने का, एसिड। तो जो बच जाता है रिएक्शन करने के बाद, जो बच जाता है पानी से जो भी रिएक्शन करेगा उसके बाद जो बच जाता है उसी के बेस पे एसिड और बेस पहचानते हैं। तो क्या बच गया, H+ बच गया, मतलब क्या है, ये एसिड है। इसीलिए बोलेंगे कि हमारा जो सोल्यूशन होगा बच्चा, देखो हाइड्रोलिटिक इक्विलिब्रियम दिया है, Cu2+ में पानी मिलाया, CuOH ट्वाइस बन गया H3O+। H3O+ मतलब 2H+, कंफ्यूज मत होना। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ H3O+ आयन, आपका जो रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा वो क्या होगा बच्चा, एसिडिक होने वाला है। क्या होने वाला है, इट बिकम्स एसिडिक, और उसकी वजह से आपका लिटमस पेपर ब्लू से रेड होगा। दिस इज द होल स्टोरी। समझा बच्चा, एसिडिक बेसिक कैसे पहचानते हैं। अब इसके बेस पे बचे हुए जो टेक्स्ट बुक के कंसेप्ट है वो आप क्या करेंगे, फिनिश करेंगे, जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो भी कंसेप्ट रहेगा। अब लेकर आने वाला हूं बफर सोल्यूशन। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बफर सोल्यूशन क्या होता है,
जैसे कि एक सोल्यूशन मेरे पास, मैंने उसका पीएच चेक किया तो उसका पीएच 2 आया। अब मैंने उसमें क्या किया, बहुत सारा बेस मिला दिया। बेस मिलाने के बाद जब पीएच चेक करो तो उसका पीएच 2 से क्या होगा, 10 आ रहा है, क्योंकि बेस मिलाने पे पीएच बदल जाएगा। अब ये पहला कंडीशन था, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल जिंदगी। अब लेंगे मेंटोस की जिंदगी। क्या करेंगे सर, हमने एक सोल्यूशन लिया, सोल्यूशन का पीएच कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब सामने वाला बंदा बोलेगा मैं बेस मिलाने जा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा रुक जा भाई, बेस मत मिला, 2 बुझ जिंदगी के मैं क्या करूंगा, बफर सोल्यूशन डाल दूंगा। अब मैंने बफर सोल्यूशन डाल दिया, अब बोलूंगा तू बेस डाल इसके अंदर। अब सामने वाला बंदा आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस डाल देगा। अब फिर उसका पीएच चेक करेंगे तो भाई अभी भी 2 का 2 ही है, 10 नहीं हुआ। पिछली बार 10 हो गया था ना, इस बार 10 नहीं हुआ, 2 का 2 ही रुका हुआ। क्यों? क्योंकि बफर सोल्यूशन ने पीएच में होने वाले ड्रास्टिक चेंज को क्या किया, रोक दिया। इसी को बोलते हैं बफर सोल्यूशन। क्या है बफर सोल्यूशन का डेफिनेशन? बफर सोल्यूशन इज डिफाइंड एज अ सोल्यूशन विच रेजिस्ट, एज अ सोल्यूशन विच रेजिस्ट मतलब जो रोक देता है ड्रास्टिक चेंजेस इन पीएच व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वाटर इज एडेड टू इट। जब हम सोल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या पानी मिलाते हैं और उसकी वजह से जो पीएच में चेंजेस आते हैं, उस चेंजेस को अगर जो बंदा रोक सकता है, उस सोल्यूशन को बोलेंगे बफर सोल्यूशन। हमारे पास बफर सोल्यूशन 2 टाइप का होता है। पहला बफर सोल्यूशन क्या है, एसिडिक बफर सोल्यूशन। बहुत ध्यान से देखना कि कैसे पहचानते हैं। देखो जब मैं बोलूंगा एसिडिक बफर सोल्यूशन, समझो पहले जरा, जब मैं आपको बोलूंगा कि एसिडिक बफर सोल्यूशन, एसिडिक बफर सोल्यूशन कैसे करेंगे सर? एसिडिक बफर सोल्यूशन में समझना है कि यार जो जिसके नाम पर बफर सोल्यूशन रहेगा उसका वीक वर्जन लेना है, मतलब वीक एसिड प्लस आपको सॉल्ट लेना होगा, और वो सॉल्ट किसका बनना होना चाहिए, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होना चाहिए। समझ में आया? इस कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे एसिडिक बफर सोल्यूशन। याद रहेगा, अच्छे से याद रहेगा। चलो जरा देखते हैं आंसर में क्या दिया है। तो एसिडिक बफर सोल्यूशन में अ सोल्यूशन कंटेनिंग अ वीक एसिड एंड इट्स अ सॉल्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस, और उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में सॉल्ट, इनके मिक्सचर को हम बोलते हैं एसिडिक बफर सोल्यूशन। दैट इज कॉल्ड एसिडिक बफर सोल्यूशन। इसको हम एसिडिक बफर सोल्यूशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, एसिडिक बफर सोल्यूशन बोलते हैं। पिक्चर क्लियर है? एसिडिक बफर सोल्यूशन क्या होता है? अब इसका एक फॉर्मूला निकलता है बच्चा बड़ा बढ़िया से। जैसे कि एग्जांपल के लिए CH3COH, ये वीक एसिड है और मैंने सॉल्ट ले लिया CH3CON, ये मेरा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में सॉल्ट है। इनके मिक्सचर को हम बोलेंगे एसिडिक बफर सोल्यूशन। इसका फॉर्मूला है पीएच, किसी भी अगर बफर सोल्यूशन का पीएच निकालना है तो पीएच इक्वल टू pKa प्लस log टू द बेस 10 सॉल्ट अपॉन एसिड, ये फॉर्मूला होता है। इसको हम बोलते हैं, इस इक्वेशन को एक अलग से नाम दिया जाता है। क्या नाम है भाई? अच्छा ये इसमें फिट नहीं बैठेगा, चलो कोई बात नहीं। इसका नाम क्या है, हेंडरसन हैसेलबर्ग इक्वेशन, जो मैं आगे सिखाऊंगा आपको। पीके क्या होता है सर? पीके होता है माइनस, ये लॉग लिखा हुआ है, माइनस लॉग टू द बेस 10, ऐसा लग रहा है 10 लिखा हुआ है ना, 10 नहीं है, लोग आप गड़बड़ नहीं कर देंगे नहीं तो। ठीक है, देखो यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, ये माइनस लॉग टू द बेस 10 Ka, ये pKa का वैल्यू है। जैसे pH का वैल्यू माइनस लॉग टू द बेस 10 H प्लस, वैसे pK का वैल्यू माइनस लॉग टू द बेस 10 Ka। ठीक है, जहाँ पे Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। ये एसिडिक के बारे में पढ़ा। बेसिक के बारे में क्या होगा आप खुद से बताओ। बेसिक बफर सोल्यूशन क्या होगा सर? बेसिक बफर सोल्यूशन हम उसको बोलेंगे जहां पर वीक बेस और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा। समझ में आया? देखो खुद से आएगा आंसर। बेसिक बफर सोल्यूशन में क्या बोलेंगे, समझो पहले जरा, कि अगर मुझे बेसिक बफर सोल्यूशन बोलना हुआ तो मैं क्या करूंगा, बेसिक से क्या रखेंगे, वीक बेस प्लस क्या लेंगे सर, सॉल्ट लेंगे। ये सॉल्ट किसका बना होगा, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का बनेगा। खत्म कहानी। समझे कि नहीं समझे? देखो क्या लिखा है, अ सोल्यूशन कंटेनिंग अ वीक बेस एंड इट्स अ सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड इज बेसिक बफर सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल के लिए NH4OH जो है मेरा वीक बेस है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया मैंने HCl, तो उसके साथ NH4Cl मेरा सॉल्ट हो गया। इनके मिक्सचर को हम बोलेंगे बेसिक बफर सोल्यूशन। एग्जाम्पल्स दिखा दिया, पैटर्न वही रहेगा। POH अगर निकालना है किसी भी बेसिक बफर सोल्यूशन का तो POH इक्वल टू PKB कर देंगे प्लस लॉग टू द बेस 10, सेम ये PKB इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 KB, यहाँ पर KB होता है। इस इक्वेशन को देखो कंबाइन दोनों को क्या बोलते हैं, हेंडरसन हैसेलबर्ग इक्वेशन। दिखाई दे रहा है? तो इस तरह से हमारा बफर सोल्यूशन भी क्या हुआ बच्चा, कंप्लीट हो चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अपने आप में ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अब इसके बाद जब हम मिलेंगे तो सॉल्युबिलिटी जो होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है, ठीक है, कॉमन एंड इफेक्ट के डेफिनेशन जो होते हैं वो कंसेप्ट लेकर आएंगे, जो कि लास्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर का। ठीक है,
तो उम्मीद करने की ये सेशन आपको बहुत पसंद आ रहा होगा, ठीक है। कल हमारे जहाँ पर स्टूडियो है वहाँ पे जो सोसाइटी है वहाँ पे 1.5 दिन की गणपति थी, जिसकी वजह से बच्चा मैं लेक्चर नहीं बना पाया, तो मैं बोला यार सुबह आके बनाता हूँ और अपलोड जो है कि आज के दिन में ही कर दूंगा, ताकि आपका कोई दिन गैप ना होने पाए। इसीलिए शायद ये लेक्चर आपको लेट मिल रहा होगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। आपको रेगुलर बेसिस पर लेक्चर मिलते रहेंगे। बीच बीच में जब गणपति का विसर्जन होता है तो बच्चा बहुत सारे ढोल नगाड़े, ठीक है, बाजे, ये सब बजते हैं, तो इस वजह से लेक्चर में कोई दखल ना हो, कोई खलल ना हो, इस वजह से लेक्चर का टाइमिंग जो है कि हम चेंज कर देते हो। इस पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर कभी लेट लेक्चर अपलोड हुआ तो टेंशन मत लेना, ठीक है। बट अपलोड होंगे, गैप नहीं रखेंगे हम आपके लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर इस सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसे एक खूबसूरत से सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।